रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान की बेसिक नीड्स रही है। जबकि आज की तारीख में आदमी की बेसिक नीड्स में कुछ और चीज़ें भी जुड़ गई हैं। जब ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो फिर आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में सोचता है। फिर आदमी सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में सोचता है, सम्मान के बारे में सोचता है, उसका रुतबा समाज में हो, इन चीज़ों के बारे में सोचता है। समाज क्या है? एक व्यवस्था है जिसमें कि आदमी बंद करके अनुशासित रहता है और वास्तव में वह एक शरीफ शहरी की जिंदगी जीता है। समाज के बहुत सारे नियम पुराने जमाने में थे और उस जमाने में बहुत सोच समझकर उन नियमों को बनाया गया था। वो उस जमाने के हिसाब से तो सही थे, लेकिन आज अगर वो सही नहीं है तो ऐसे नियमों को हम कहते हैं रूढ़िवाद, दकियानूसी विचार, दकियानूसी ख्याल, दकियानूसी परंपराएं। इन रूढ़िवादी परंपराओं में यदि बंद करके आदमी वर्तमान समय में जिंदगी जीता है तो वह एक गुलाम की जिंदगी जी रहा है। उन चीजों का उस जमाने में औचित्य था, आज जमाने का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है, इसलिए हमें रूढ़िवादी सोच को तो छोड़ना पड़ेगा। आइए हम इसको इस प्रकार से समझते हैं। आदमी के मन में कुछ गलत काम करने को आया और उसे लगता है कि वह कानून की पकड़ में भी नहीं आएगा, लेकिन समाज के डर से वह उस गलत काम को नहीं करता है, अनुशासन में बंधा रहता है। तो ऐसे में समाज आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो गया। लेकिन ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि आदमी के मन में कुछ अच्छा करने का ख्याल आया और उसे पता है कि यह अच्छा काम है, लेकिन बावजूद उसके वह उस काम को नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि समाज उसके आड़े आता है। काम अच्छा है लेकिन समाज आड़े आ रहा है। समाज की जो परंपराएं बनी हैं, ये बहुत बार ऐसे लोगों ने बनाई हैं जो लोग धर्म को भी नहीं जानते थे और वो चीजें धर्म का हिस्सा बन गई हैं। धर्म कुछ और कह रहा है और ये परंपराएं कुछ और कह रही हैं। कायदे में तो धर्म की भी सारी की सारी चीजें वर्तमान समय में लागू नहीं होती, क्योंकि धर्म की वो चीजें जिस समय लिखी गई थी उस समय के हिसाब से सही थी, आज के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन अगर सामाजिक परंपराओं के विषय में बात करें, वह तो कई बार भार बन जाती हैं। आइए हम कुछ विषयों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शादी ब्याह के विषय में। अगर एक लड़का और एक लड़की विवाह करने के बारे में बात सोचते हैं और वो अरेंज मैरिज की तरफ चलते हैं, तो निश्चित रूप से ये आज की तारीख में भी एक बहुत बेहतर विकल्प है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि अरेंज मैरिज आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है और अरेंज मैरिज में भी वो शादियां जो कि अपनी जाति में हो रही हैं ज्यादा बेहतर है। उसमें कारण यह है कि जो लड़की उस घर में आई है उसको उस घर की परंपराओं का, रीति रिवाजों का और सारी चीजों का पहले से ही पता है। कहीं पर कोई टकराव नहीं होता। अगर दूसरी जाति से कोई लड़की आई है, वह अपना सही लेकर आई है और उसकी परंपराएं वहां पर फिट नहीं बैठ रही उस जाति में, वो अपने स्थान पर सही है, और जब दो सही टकराते हैं तो फिर उनका विवाद समाप्त नहीं होता। जब एक गलत और एक सही टकराता है तो गलत को यह रियलाइज कराया जा सकता है कि तू गलत है। दो गलत टकराते हैं तो दोनों को समझाया जा सकता है। लेकिन जब दो व्यक्ति जो आपस में टकरा रहे हैं और दोनों अपने अपने स्थान पर सही हों, तो फिर उन्हें समझाया नहीं जा सकता और दिक्कतें आती हैं। ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन क्या केवल ऐसा है कि बाहर अगर कोई विवाह कर रहा है, दूसरी जाति में विवाह कर रहा है, वह चलेगा नहीं, वह कामयाब नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है, और अपनी जाति से भी ज्यादा कामयाब हो सकता है, बशर्ते दोनों परिवारों का मानसिक स्तर बहुत ऊंचा हो, दोनों परिवार बहुत पढ़े लिखे हों, संपन्न हों, हर प्रकार की दकियानूसी विचारों से बाहर निकल चुके हों, आपस में एक दूसरे को जान चुके हों, एक दूसरे से अपने स्वभाव को मिला चुके हों, तो फिर यह विवाह अपनी जाति में किए गए विवाह से भी बेहतर हो जाएगा, वैज्ञानिक रूप से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि क्रोमोजोन्स, अलग अलग क्रोमोजोन्स जब क्रॉस करेंगे तो ज्यादा बेहतर ब्रीड पैदा होगी, इस बात में कोई शक नहीं। आपकी संतानें ज्यादा बेहतर होंगी, तो यह उससे भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वह होनी चाहिए। मान लिया एक व्यक्ति पढ़ लिख कर डॉक्टर बना, उसने डॉक्टर लड़की से शादी कर ली, तो दोनों डॉक्टर हैं, यह भी एक बिरादरी है। अपने प्रोफेशन से मिलती हुई लड़की का चुनाव या लड़के का चुनाव, यह भी एक जाति ही है। दो बंदे हैं, आईएएस हो गए हैं, अब वह विपरीत जातियों में शादी कर रहे हैं क्योंकि वह जाति बंधन से ऊंचा उठ चुके हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, एक दूसरे को जाने विवाह कर सकते हैं। अपने गोत्र में विवाह मूर्खतापूर्ण कार्य है। निश्चित रूप से धर्म ने इसको पाप की श्रेणी में दिया है, और इसका कारण
क्या है कि आपके जो क्रोमोजोन्स हैं, सेम क्रोमोजोन्स हैं, वो अच्छी संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं। लेकिन आइए अब हम ऐसे विषय में बात करें। जब एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लड़की की पसंद थी कि उसे लड़का बहुत अच्छा मिले, लड़के की पसंद थी कि उसे लड़की बहुत अच्छी मिले। दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे के योग्य पाया। लड़के के मन में भी आज तक किसी लड़की का ख्याल नहीं आया था, लड़की के मन में भी आज तक किसी लड़के का ख्याल नहीं आया था। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं तो गुणों के कारण जुड़े हैं। अब दोनों ने विवाह करने का निश्चय लिया। लड़का विवाह करने को तैयार है, लड़की विवाह करने को तैयार है, लड़के के घर वाले तैयार हैं, लेकिन लड़की के घर वाले तैयार नहीं हैं। अब लड़का कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से रखूंगा और तुम अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी कर लो। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। माँ बाप ने उस बच्ची को पाल पोस करके बड़ा किया है, उसके हर सुख दुख के बारे में हर वक्त सोचा है, तकलीफें उठाई हैं। वह अगर उनकी इज्जत पर लात मार करके आएगी तो न तो यह आपके लिए बेहतर है और न उस लड़की के लिए बेहतर है, न उस लड़की के परिवार के लिए बेहतर है। ठीक ऐसा ही हम लड़के के विषय में सोच सकते हैं। लड़की के घर वाले अगर तैयार हैं तो लड़के के विषय में भी इसी प्रकार की बातें सोच सकते हैं। उस लड़के को भी अपने माता पिता की मर्जी के बाहर नहीं जाना चाहिए। यह एक परिस्थिति है। इस परिस्थिति से बाहर की बात अगर हम करें तो मान लिया लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, मान लिया उनके घर वालों को भी पता है कि निश्चित रूप से यह लड़का बहुत अच्छा है, लड़के के घर वालों को पता है निश्चित रूप से यह लड़की भी बहुत अच्छी है, इसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं और बेहतर इंसान है, लेकिन वो विवाह आपस में इन दोनों का करना नहीं चाहते। कारण क्या? इसलिए कि समाज के लोग क्या कहेंगे। आप भी खुश हैं, आपके बच्चे भी खुश हैं, सभी लोग खुश हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। कारण कि समाज का डर है, समाज का भय है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि एक बार आप आराम से बैठें और सोचें, देखें कि जिस समाज की आप चिंता कर रहे हैं उस समाज ने आपका कितना लाभ किया है, उस समाज से आपने कितना लाभ उठाया है। आप अगर कभी विकट परिस्थिति में पड़े हुए हों तो कितना समाज के लोग आकर के आपके कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। जब समाज के लोगों की आवश्यकता थी कितना समाज के लोगों ने साथ दिया है। जब दुख बांटने की बात थी कितना समाज के लोगों ने आपका दुख बांट लिया है। अगर आप देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से पूरे के पूरे देश में 2% ऐसे लोग मिलेंगे जिनको समाज से कुछ लाभ हुआ है। 2%। यह बात मैं बड़े अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, बड़े सर्वेक्षण के आधार पर कह रहा हूं। फिर बहुत ज्यादा मान ले तो 5% आप मान ले कि जिनको समाज से लाभ हुआ हो थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं होगा ऐसा, 2% पर सिमट जाएंगे। फिर ऐसे लोगों को देखें कि जो लोग कहेंगे कि भाई हमें लाभ भी नहीं हुआ है, नुकसान भी नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को आप 15-20% मान लें, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जो तटस्थ हैं, भाई हमें लाभ भी नहीं हुआ है, कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, बस ठीक ठाक चल रहा है। 75% से ज्यादा ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इस बात को कहेंगे कि जब हम आगे बढ़ रहे थे समाज ने बाधा डाली है, जब हम जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे थे समाज ने व्यवधान उत्पन्न किए हैं, जगह जगह पर तकलीफें दी हैं, अपमान दिया है, तिरस्कार दिया है, और उस समाज के लोगों की चिंता करके आप अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं। आपको पता है कि मेरी लड़की के लिए इस लड़के से बेहतर कोई और नहीं मिलेगा। आपको पता है कि मेरे लड़के के लिए यह लड़की बहुत बेहतर है, हमारे खानदान के लिए बेहतर है, हमारे बच्चों के गुण आपस में मिल रहे हैं, पसंद आपस में मिल रही हैं, आगे बच्चे अच्छे पैदा होंगे, आपके खानदान के लिए बेहतर है। यानी आप अपने खानदान की खुशियां, आप अपने आने वाली पीढ़ियों की खुशियां, आप अपने बच्चों की खुशियां सब दांव पर लगा रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग आपके जीवन में बाधाएं लेकर के आए हैं, जो लोग आपके जीवन में तकलीफें लेकर के आए हैं, जिन लोगों ने आपके जीवन में रोड़ा अटकाया है। तो निश्चित रूप से यह आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। आइए इस विषय में हम सनातन परंपराओं के विषय में जान लें कि सनातन धर्म इस विषय में क्या कहता है। पहले तो यह है कि सनातन धर्म में जातियां हैं ही नहीं, कुछ आक्रमणकारियों द्वारा बना दी गई हैं, कई बार कुछ स्वार्थी पंडितों पुजारियों द्वारा बना दी गई हैं, चाहे ये किसके द्वारा भी बना दी गई हैं, पर यह धर्म का हिस्सा नहीं है। धर्म में आता है वर्ण, और वर्ण बनता है वर्ण से। जिस चीज का आप वर्ण करते हैं
वह आपका वर्ण हो जाता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि वर्तमान समय में एक व्यक्ति यदि किसी ऐसे घर में पैदा होता है जिसे हम दलित समुदाय का घर कह रहे हैं, वहां से एक बच्चा पैदा होकर के सपना देखता है कि मुझे तो सेना में जाना है और देश सेवा करनी है। अब वह सेना में भर्ती हो गया, चाहे वह सैनिक हो गया, चाहे वह लेफ्टिनेंट हो गया, चाहे वह ब्रिगेडियर हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए प्राण देने को तैयार है, हथियार उठाए हुए है। तो उसने चुनाव किया ना, तो स्वाभाविक सी बात है अब वह क्षत्रिय है, देश के लिए लड़ रहा है, हथियार उठाए हुए है। अब वह कहां से आया इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर वह युद्ध में बहुत अच्छा करेगा तो उसे वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र भी मिल सकता है, वही सम्मान मिलेगा और निश्चित रूप से वह सम्मान का हकदार भी है, मुस्तहिक है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने चुनाव किया। एक आदमी है, वह ब्राह्मण है, वह शराब पीता है, वह सिगरेट पीता है, वह परस्त्री गमन करता है, वह मिथ्याचार करता है, वह सारे के सारे ऐसे कर्म करता है जिसे क्षुद्र कर्म कहेंगे। क्षुद्र अर्थात छोटे। तो क्षुद्र कर्म करने वाला व्यक्ति ही शूद्र होगा, तो वह ब्राह्मण होकर भी शूद्र हो जाएगा। तो ये पहली तो बात आप ये मान लें कि सनातन धर्म में जाति है ही नहीं, वहां पर वर्ण है। और वर्ण में भी ऐसा बताया गया है कि अपने से एक कदम आगे लड़की बढ़ सकती है, यानी कि अपने से एक वर्ण ऊंचे का वर्ण कर सकती है लड़की। अगर कोई शूद्र कन्या है तो वह वैश्य से विवाह कर सकती है, या कोई वैश्य लड़का है तो वह शूद्र लड़की से विवाह कर सकता है। कोई वैश्य लड़की है वह क्षत्रिय लड़के से विवाह कर सकती है, या क्षत्रिय लड़का है वह वैश्य लड़की से विवाह कर सकता है। कोई क्षत्रिय लड़की है तो वह ब्राह्मण लड़के से विवाह कर सकती है, या कोई ब्राह्मण लड़का है वह क्षत्रिय लड़की से विवाह कर सकता है। क्योंकि लड़की जिस जीवन शैली को जी रही है उससे थोड़ा ऊंचे चली जाएगी, थोड़ा आगे बढ़ जाएगी, उसके जीवन में सुख आएंगे, कोई दिक्कतें उसे एडजस्ट करने में नहीं आएगी। लेकिन यहां पर मैं यह भी बात कहूंगा कि आप यदि किसी भी स्थान पर पैदा हुए हैं और लड़का किसी भी स्थान पर पैदा हुआ है, अगर आप एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा भविष्य बेहतर होगा, आप दिमाग से फैसला लेकर के, केवल दिल से नहीं, केवल आकर्षण के आधार पर नहीं, आपका भविष्य कैसा होगा, आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इस चीज पर विचार करते हुए और घर वाले अगर सहमत हैं तो फिर आप कहीं पर भी विवाह कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हम लोग यहां पर केवल वर्णों की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग बाग तो जातियों में बट गए हैं। अगर आप दलितों में बात करेंगे जो कहते हैं कि हम पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, हुए हैं, निश्चित रूप से हम इस चीज से इनकार नहीं करते, लेकिन वो दलित समाज भी आपस में जातियों में बटा हुआ है और आपस में एक दूसरे के साथ विवाह नहीं करते। यानी जो अपने आप को एक वर्ण कह रहे हैं या लोगों ने उनको एक वर्ण कहा है, तो वो भी आपस में एक दूसरे के साथ विवाह नहीं कर रहे। वैश्य आपस में एक दूसरे के साथ विवाह नहीं कर रहे। क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय जो यहां पर हमारे देश के अंदर जातियां हैं, अहीर, गुर्जर, जाट और राजपूत, ये आपस में एक दूसरे के साथ विवाह नहीं कर रहे। ये तो एक वर्ण है, ये आपस में एक दूसरे के साथ विवाह नहीं कर रहे। ये क्या है? यह है रूढ़िवादी परंपराएं जो वास्तव में आप लोगों के सामने दीवार बन करके खड़ी हुई होंगी। आइए अब हम इस विषय से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोग विवाह में बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, केवल एक दिन के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जिससे कि आपके बच्चों का व्यवसाय बहुत आगे बढ़ सकता था। एक मध्यम वर्गीय आदमी इतना सारा पैसा देखा देखी खर्च कर देता है, जितने पैसे को यदि वह उस नव दंपत्ति को दे करके जो योग्य था, यह कहता कि बेटा आप इससे अपना एक अच्छा सा व्यवसाय खड़ा करो, तो निश्चित रूप से वे एक अच्छा व्यवसाय खड़ा कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। लेकिन उस विवाह को करने के चक्कर में कर्जे में आ गए। अब वो बच्चों के सर पर कर्ज रखा हुआ है, कब तक वह कर्ज उतरेगा, कब तक वह अपने व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे। यानी शादी में होने वाले खर्च का भार उस नव दंपत्ति के सर पर आ गया है, मात्र इसलिए कि समाज को दिखाना है। किस समाज को दिखाना है? जो समाज आप में कमियां निकाल कर चला जाएगा, जो आपके आयोजन को गलत बता करके चला जाएगा। यदि आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे तो आपको गलत बताएगा, आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने अड़चन बन करके खड़ा होगा,
उस समाज के लिए आप यह खर्च कर रहे हैं। कई और बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं। बच्चों का जन्मदिन है, पार्टी कीजिएगा, अपने समाज के लोगों को बुलाइएगा। कोई अलग फंक्शन कर रहे हैं, इसी प्रकार की खर्च आप किए जा रहे हैं। बहुत सारी सामाजिक परंपराएं आपके सर पर बोझ बनकर के रख दी गई हैं। मृत्यु भोज करा रहे हैं, समाज के लोग आकर के भोजन कर रहे हैं। एक व्यक्ति मरा पड़ा है, लाश है वहां पर, मृत्यु भोज कर रहे हैं लोग बाग। हमने देखा, मुझसे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, उसका पिता गुजर गया। अब वह पिता को लेकर के बहुत परेशान था। पिता के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। उसको ऐसा लगा कि मेरे सर से मेरा सहारा चला गया, मार्गदर्शक चला गया। अभी तो उम्र उसकी लगभग 60 साल के आसपास थी, स्वस्थ था, लेकिन नहीं रहा। बहुत दुखी था, गमगीन था। लेकिन जैसे ही उसकी 13वीं का समय आया, जो कि 9 दिन पर ही कर दी गई थी, कई बार 13वीं वैसे 13 दिन की ही होती है, पर कई बार 11 दिन, कई बार 9 दिन, कई बार 7 दिन पर यह कर दी जाती है। उससे पहले भी कई बार कर दी जाती है। लड़का बड़ा परेशान था। वह 1000 प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहा था, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं कर रहा था। कोने में बैठ करके दुखी होने का भी समय उसके पास नहीं था। लोग आते, उसको सांत्वना देते, कोई बात नहीं भाई, हम आप लोगों के साथ में हैं, दुख को भूलना होता है। इस बात की बजाय उसके सर पर बोझ डाल दिया गया। अनेक प्रकार की ऐसी सामाजिक परंपराएं हैं, अनेक प्रकार, जो आपके सामने बोझ बन करके खड़ी हैं। कभी योग्य लड़के और लड़की आपस में विवाह नहीं कर पा रहे हैं, कभी बहुत सारे खर्च आप लोग कर रहे हैं और उन खर्चों को लेकर के अपने जीवन को तबाह किए हुए हैं, कभी बहुत सारे अन्य फैसले समाज की वजह से आप नहीं ले पा रहे, जबकि आपको पता है कि वो अच्छे हैं और धर्म भी उसमें बाधा नहीं बनता। तो मैं केवल आप लोगों से यह कहूंगा कि रूढ़िवाद को छोड़ करके इस बात को देखें कि हम समाज के अगेंस्ट हर जगह खड़े हों, ऐसा भी नहीं, लेकिन जहां पर हमारा भविष्य दांव पर लगा हुआ हो, वहां पर समाज को प्राथमिकता देकर के हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य खराब बिल्कुल न करें।